बेटा केमिस्ट्री क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल्ड एनसीईआरटी जो है वो लाइन टू लाइन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पीछे आपके पास स्लाइड्स जो है वो चलती रहेंगी, तो पॉज करके चीजें जो है वो नोट कर लेना, पेन कॉपी निकाल लीजिए। सारा लेक्चर जो है वो हम लोग लिखने वाले हैं बेटा जी। केमिकल काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स टर्म जो है ना वो एक, अगर देखा जाए तो कोई भी चीज अगर चल रही है या मूव कर रही है तो उसको काइनेटिक्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अब यहां पे हम लोगों के पास केमिस्ट्री में कोई चीज जो है वो कैसे मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई रिएक्शन जो है वो हो रहा है। अब अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट जो है वो हम लोगों के पास मूव करके या केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो हम लोगों के पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे रिएक्टेंट ने मूव किया और प्रोडक्ट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। और ये सारा कुछ जो है अगर हम लोग स्टडी करें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों के पास ये चैप्टर है पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल रिएक्शन हो रही है, टाइम के साथ साथ कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ जो है वो आज हम लोग इसी लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात करें तो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को जो है वो इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। क्या क्या फैक्टर्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जो है वो अफेक्ट करते हैं, उनके क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं रिएक्शंस के, सब कुछ जो है वो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। रिएक्शंस बेसिकली जो है ना वो हम लोगों के पास तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो लाई करती हैं। एक होती है रिएक्शन जो एकदम से फटाफट हो जाए, बहुत फास्ट रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस हैं जिनको पलक झपकते ही जो है वो हो रही हैं, उनको हम लोग फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत धीरे होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा आराम से होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन का एक नया पीस लीजिए, एयर के अंदर एक्सपोज कर दीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को जो है वो प्रोडक्ट्स में, मतलब रस्ट के अंदर कन्वर्ट होने में, तो कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन है। अब एक होती है जो इनके बीच में लाई करती है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, मॉडरेट रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास होती हैं। अब इन्हीं को जो है वो मैं लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहा हूं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको 1 पिको सेकंड से कम टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, मतलब 10⁻12 सेकंड से भी कम सेकंड में जो है वो हो जाती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा माइन्यूट टाइम स्केल हम लोग जो है वो नहीं जनरेट कर सकते, और इम्पॉसिबल ऐसी रिएक्शंस की स्पीड्स को जो है वो मेजर करना। यूजुअली कौन सी रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शंस जो है वो रहती हैं, तो हम लोगों के पास आयनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी फास्ट रिएक्शंस के अंदर जो है वो आ जाती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो या आयंस की कोई रिएक्शन हो रही हो, वो यूजुअली फास्ट जो है वो हम लोगों के पास रहती है। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज्यादा लंबा टाइम जो लेती हैं वो होने में, उनको हम लोग स्लो रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड हो गया। डायमंड को अगर हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म करें तो जो है इसके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड जो है। तो बेटा एक चीज मैं और बता दूं, मैंने अपना गूगल क्लासरूम जो भी ऑनलाइन बच्चे हम लोगों के पास जो है वो जुड़े हुए हैं, आम आदमी एकेडमी का जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट्स जो है वो आने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करके जो है वो आप मेरा क्लास कोड से जो है वो उस पर्टिकुलर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली जो है वो लिस्टेड रहेंगे, साथ में नोट्स, असाइनमेंट्स भी आप लोगों को जो है वो मिलने वाली हैं। तो अब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सिर्फ आम आदमी एकेडमी की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। आप अपना घर बैठ के आराम से जो है ये सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स जो है एक ही पर्टिकुलर ऐप में कन्फाइन करके जो है वो चला सकते हैं। तो बेटा जी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस की। तो जो इंटरमीडिएट हैं स्लो और फास्ट रिएक्शंस के बीच में, उनको हम लोग जो है वो मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मेजर कैसे कर रहे हैं, है क्या रेट ऑफ रिएक्शन और उसको जो है वो कैसे मेजर करना है। अब बेटा इसमें आप ध्यान से समझो इस चीज को। मान लो बेटा कोई भी रिएक्टेंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, अगर मैं यहां पे ग्राफिकली आपको जो है वो थोड़ा सा सिखाऊं, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, ये मैंने 0 ले लिया और इस साइड पे जो है वो मैं टाइम एक्सिस जो है वो ले रहा हूं। अब टाइम के साथ साथ क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या करेगी, डिक्रीज जो है वो करेगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो अपने पास प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेटा जी प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट इनिशियली नहीं था लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो गया। तो टाइम के साथ साथ अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरे पास जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज कर रही है। अब कितना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है पर यूनिट टाइम। अब देखो किसी चीज के भी रेट को अगर मेजर करना हो तो कितना हुआ पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब यह पर यूनिट टाइम कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। अब देखो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो कितनी चेंज हुई पर यूनिट टाइम, या अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स कितने बने पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहां पे देखो rate of chemical reaction is the change in the concentration of any one of the reactants or products per unit time, इसको हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है, या तो मोलैरिटी में होती है, मोलैरिटी हम लोगों के पास क्या रहती है, मोल्स पर लीटर रहती है, डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है जो कि सेकंड्स में होता है। अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज मोल्स पर लीटर एंड टाइम का चेंज इज ऑलवेज सेकंड। तो यहां पे हम लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जो है इसकी इक्वेशन क्या, यूनिट जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब मोल्स पर लीटर को कई बार हम लोग मोलैरिटी भी बोल देते हैं, मोलैरिटी को हम लोग जो है वो यहां पे कैपिटल एम से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको जो है वो मोल पर लीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस कर लो या मोलैरिटी पर सेकंड में एक्सप्रेस कर लो, बात जो है वो यहां पे हम लोगों के पास सेम होगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में और कितना टाइम उसको होने में लग रहा है, उसको जो है वो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो पीछे जो है सब कुछ नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहे हैं आगे। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो ये दो रिएक्टेंट्स है मेरे पास ए और बी, और ये सी और डी का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। अब ये कैपिटल ए से जो है वो मैं रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये कौन सा रिएक्टेंट हम लोगों के पास है, और स्मॉल ए इसकी जो है स्टाइक्योमेट्री है। स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है कोई भी अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। अब ये जो 3 है ये A है, मतलब इस रिएक्शन की जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में क्या स्टाइक्योमेट्री है, उसको जो है वो हम लोग या कोएफिशिएंट बोल लो, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का क्या है एक इक्वेशन के अंदर, वो जो है वो हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक टर्म होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी टर्म हम लोगों के पास रहती है, एवरेज की जगह हम लोग बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों के पास क्या रहता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि हम लोग लार्ज टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं कि कितना रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हुआ पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। अब अगर मैं इंस्टेंट के लिए लूं, फॉर एग्जांपल 11.456 सेकंड्स पे जो है ये रिएक्टेंट इतनी कॉन्सेंट्रेशन पे था और 11.467 सेकंड्स पे जो है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम के अंदर चेंज करके जो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज हो रहा है वो उस पर्टिकुलर टाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास होगी, उसको हम लोग जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा जी, क्योंकि सारा कोर्स आम आदमी एकेडमी जो है वो ऐप के अंदर कन्फाइंड करके आप लोगों के लिए लेके आ रही है। आई होप सबने गूगल क्लासरूम जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कोड दे रखा है वो आप लोग यूज करके सब कुछ जो है वो एक्सेस करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा जी हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब एवरेज बड़े चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं जब चेंज जो है वो हम लोगों के पास एक लार्ज है, लार्ज चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल चेंज को जो है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
छोटे डी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे लार्ज चेंज जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। यहां पे नीचे भी जो है वो हम लोगों के पास स्मॉल टाइम का चेंज डेल्टा ही हम लोगों के पास जो है वो आएगा। यहां पे जो है वो मैं लिख देता हूं, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा, ये भी डेल्टा और ये भी डेल्टा जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आ रहा है कि हमने जो है वो इसको कैसे लिखा। पहला टाइम काम आप ये समझो कि ए के साथ नेगेटिव है, बी के साथ भी नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन सी और डी के साथ नेगेटिव्स नहीं है। तो ये नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब एक एक करके सारे पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं इस पर्टिकुलर चीज के। तो आप इसको ऐसे समझो बेटा जी, ए के साथ अपने पास नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ए एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम के साथ साथ हम लोगों के पास क्या कर रही है बेटा? डिक्रीज जो है वो कर रही है। टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो वो डिक्रीज को जो है वो नेगेटिव कर दिया गया, ताकि ओवरऑल जो है वो हम लोगों के पास एक रेट को पॉजिटिवली जो है वो हम लोग डिफाइन कर सके कि इतना चेंज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम। अब ये नेगेटिव क्यों लगाया हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों के पास रिएक्टेंट है, ये ए जो है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, इसीलिए ए और बी के साथ हमने नेगेटिव लगाया, जबकि सी और डी के साथ हम लोगों के पास जो है वो यहां पे पॉजिटिव होगा। अब जैसे ए जो है इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ए कितनी तेजी से डिसअपीयर कर रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ऐसी बी कितनी तेजी से डिसअपीयर कर रहा है, दैट इज माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। और सी कितनी तेजी से अपीयर कर रहा है, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। और ये डी कितनी तेजी से अपीयर कर रहा है, यहां पे डेल्टा डी बाय डेल्टा टी जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। अब अगली पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ए नीचे क्यों लिखा हमने। बेटा देखो हम लोगों ने ये रेट, अब एक चीज समझो, जितना ए जो है वो कम होगा, क्योंकि ए बी से रिएक्ट कर रहा है। अब ये इक्वल कैसे हैं, पहले मैं ये समझाता हूं ये इक्वल कैसे हैं। ए बी से रिएक्ट कर रहा है, जितना ए टूटेगा उतना ही पर यूनिट बी टूटेगा और जुड़ेंगे, और उतना ही सी बनेगा और उतना ही डी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ए की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा दूं तो बी जो है और बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो ज्यादा सी और डी जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा। अब ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ए क्योंकि बी से रिएक्ट कर रहा है, तो जितना ए टूटेगा उतना ही बी टूटेगा, उतना ही सी बनेगा, उतना ही डी जो है वो फॉर्म होगा। अगर मैं सब चीजों को पर यूनिट के अंदर जो है वो कंसीडर करूं, पर यूनिट मतलब जैसे मान लो ये 2 मोल्स थे, लेकिन मैंने पर मोल कंसीडर कर रहा है, पर मोल कितना चेंज जो है वो हो रहा है, या पर यूनिट कितना चेंज जो है वो हो रहा है। यहां पे भी बी से डिवाइड करने का मतलब देखो बी तो चेंज हो रहा है, ओवरऑल बी की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है बी चेंज कर रहा है, उसको मैंने उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट कोएफिशिएंट, एक यूनिट कोएफिशिएंट अगर हम लेंगे तो जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग यहां पे ले रहे हैं। ऐसी पर यूनिट सी और पर यूनिट डी जो है वो हम लोग इसको यहां पे लिख देते हैं। आई होप ये जो है वो क्लियर है। तो ए मैं एक बार यहां पे फिर से देख लो इस पर्टिकुलर को। अब यहां पे ए था तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इनटू में ए, माइनस साइन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, डेल्टा हमारे पास चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा, ए हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, ये हमारे पास जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, और ए जो है ये इसका हमारे पास क्या है नीचे वाला कोएफिशिएंट है, ताकि पर यूनिट हम लोग जो है वो यहां पे कंसीडर कर सके। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या फर्क है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये एक एवरेज इक्वेशन जो है वो बता रही है, और ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो नीचे वाली है ये हम लोगों के पास उस इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस जो है वो हम लोगों के पास ये रहेगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम लोगों ने जो है वो इस चीज को सीख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या रहता है, मान लो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि काइनेटिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान लो ए और बी सी और डी बना रहे हैं। मैं यहां पे एक बार इसको ढंग से लिख के बताता हूं आपको। मान लो ए प्लस बी जो है वो हम लोगों के पास सी प्लस डी जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या काम किया, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। देखो क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटली हम लोग टाइम के साथ साथ कैसे चीजें वेरी कर रही हैं उस चीज को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अब मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी और मैंने ये फाइंड आउट किया कि रिएक्शन का जो रेट है ना वो 4 गुना बढ़ गया, और बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डबल कर रहा हूं तो रिएक्शन का रेट जो है ना वो हाफ हो रहा है, कम हो रहा है, आधा हो रहा है।
तो ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे अगर रेट डबल हो रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट कैसे चेंज हो रहा है, तो उसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर वेरी होंगी तो किस रेट से जो है वो हमारे पास चेंज जो है वो आएगा, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोगों के पास रहेगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली जो है वो डिफाइन करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू रेज सम पावर। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम लोगों ने लिख रखा है, इसको आप ध्यान से देखना जरा। यहां पे देखो, ये कोई रिएक्शन है, मान लो ए और बी जो है वो हम लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। अब रेट जो है वो बेटा जी हम लोगों के पास क्या रहेगा, रेट ऑब्वियसली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन के और बी की कुछ कॉन्सेंट्रेशन के। अब ये नहीं पता कि ए की कॉन्सेंट्रेशन के कितने हैं, तो हमने यहां पे ए और बी जो है वो ले लिया, तो इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम लोग के टाइम्स जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी जो है वो हम लोगों ने यहां पे ले लिया। ये कहां से आया, ये क्लास इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो देखा हुआ। तो रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द सम पावर और बी की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द सम पावर का प्रोडक्ट जो है वो रहता है, और हम लोगों ने यहां पे जो है वो लिख लिया। अब ए और बी कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ बी। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होगा कि ये जो छोटा ए और छोटा बी हैं, इसके पावर्स हैं, ये कितनी होंगी। ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और रेट जो है वो डबल हो गया, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन थी पावर 1 थी, अगर मैं 2a कर दूंगा तो ये रेट कितना हो जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया, तो डबल हो गया। अगर मान लो इसकी पावर 2 थी तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पे ये सब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे हम लोग, देखेंगे केमिकल रिएक्शन करवा के कि ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट क्या हो रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट क्या हो रहा है। तो ये वहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी रेज टू द पावर जो है वो हम लोगों के पास रेट लॉ एक्सप्रेशन में रहेगी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन की जो पावर्स हैं वो हम लोगों के पास जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स से जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। तो यहां पे ये हो गया, ए और बी जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं, के जो है वो हम लोगों के पास एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट जो है वो बोल देते हैं। अब इसको, ये जो एक्सप्रेशन है हम लोगों के पास, इसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट लॉ जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। आई होप ये जो है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये देखो, रेट की वैल्यू बेटा मैंने अभी किसके बराबर लिखी, ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी जो है हम लोगों के पास हो गया। अगर मान लो ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बी के बराबर है और दोनों कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास 1 ले लेते हैं अगर, तो रेट एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, k इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू k। मतलब दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट के बराबर है। ये रेट कांस्टेंट जो है, ये k जो है, ये रेट के बराबर है। कब, जब हमने यूनिट कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ले रखी है और यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ही दूसरे पर्टिकुलर रिएक्टेंट की हम लोगों ने ले रखी है। तो रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक रेट व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट k जो है ये रेट के बराबर है कब, जब A की कॉन्सेंट्रेशन और B की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर रहेगी, 1 के बराबर जो है वो रहेगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। नेक्स्ट जो है वो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको देख लेते हैं अभी। हम लोगों के पास यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको समझो ध्यान से जरा। मान लो बेटा जी हम लोगों ने जो है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ रेट। इसको मैंने क्या बोला, k टाइम्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A टाइम्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, B जो है वो हो गया। अब हम लोगों के पास, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A किस में रहती है, हम लोगों के पास मोलैरिटी में रहती है। तो ये मोलैरिटी की पावर A टाइम्स मोलैरिटी की पावर जो है वो B होगी। तो इसको मैं ले रहा हूं k टाइम्स मोलैरिटी की पावर जो है वो A प्लस B होगी हम लोगों के पास यहाँ पे
रेट हो गया। अब मैं लेट कर रहा हूं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है ना बेटा वो हम लोगों के पास n है, तो यहां पे इट इज इक्वल टू k टाइम्स मोलैरिटी की पावर n हो गया हमारे पास क्या, रेट। अब देखो k की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इट इज व्हाट, रेट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी की पावर जो है वो बेटा हम लोगों के पास n होगी। अब बहुत सिंपल है आगे देखो, k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रेट क्या होता है, इट इज, अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास क्या रहता है, रेट रहता है। अभी हमने पीछे जो है इसको डिफाइन किया था, डिवाइडेड बाय मोल, यहां पे m कैपिटल लिख देते हैं, पर लीटर की पावर क्या, n। ठीक है, अब यहां पे देखो इट कैन बी रिटन एज, k कैन बी रिटन एज सेकेंड इनवर्स बाय मोल पर लीटर की पावर, यहां पे हो जाएगा n-1, या ना इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इट कैन बी रिटन एज मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू में क्या, सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान से देख लो, ये k क्या हो गया, मोल पर लीटर, 1 माइनस n कैसे होगी, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स साथ में जो है हम लोगों के पास यहां पे आ गया। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। अब यहां पे देखो इसके बाद आगे कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 इंटू टाइम। अब ये कैसे आया देखो, यहां पे ये k कैन बी रिटन एज 1/2 कर देते हैं, इंटू में इसको नीचे ले जाऊंगा अगर मैं, तो मोल पर लीटर की पावर n-1 जो है वो होगी। तो अब ये हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये हम लोगों के पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां से मेरे पास k जो है वो किसके बराबर आ गया, k की वैल्यू हम लोगों के पास होगी 1 बाय, ये यूनिट होगी इसकी टाइम की, इंटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1 जो है वो यहां से हम लोगों के पास ये जो है वो k आया, जो मैंने अभी पीछे स्लाइड में जो है वो लिखा हुआ है। अब मान लो n की समेशन जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर a प्लस बी का समेशन 0 आ रहा है तो दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो ऊपर कोएफिशिएंट्स हैं या पावर्स का समेशन अगर 0 के बराबर हो तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। अगर वो जो है वो 1 के बराबर हो तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर वो 2 के बराबर हो तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। सो ऑन जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है बेटा जी, k की वैल्यू जो है, मान लो n की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर है, यहां पे लिख देते हैं n की वैल्यू मैंने 1 ले ली, मैं अलग से जो है वो इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे n की वैल्यू 1 ले ली तो k क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन तो खत्म होगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा 1-1 जो कि 0 है, किसी भी चीज की पावर 0-1 होता है तो ये खत्म हो गया। मतलब रेट एक्सप्रेशन के अंदर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेकंड इनवर्स है तो ये रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 0 है, यहां पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो k क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो बेटा, यहां पे 0 पुट करोगे तो 0-1, अब ये नेगेटिव हो गया, ऊपर चली जाएगी ये पावर जो है, तो ये हो जाएगा अपने पास कॉन्सेंट्रेशन बाय क्या हो जाएगा टाइम। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर k की वैल्यू हो हम लोगों के पास तो वो कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए यहां पे 2-1 कर दो तो ये हम लोगों के पास टाइम इनटू कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ नीचे जो है वो हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। तो यहां पे मैंने सारा लिखा हुआ कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये यूनिट रहेगी k की, ये k की यूनिट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड इनवर्स जो है वो हमारे पास रहने वाली है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो हम लोगों के पास रहेगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।